नमस्कार। सरोकार में आपका स्वागत है। आज 7 अप्रैल है। पूरी दुनिया आज के दिन विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाती है और आज हमारा विषय भी इससे ही जुड़ा हुआ है। आज का हमारा विषय है विश्व स्वास्थ्य दिवस, जागरूकता और समाधान। आखिर विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्यों इसे हमें मनाना पड़ता है और स्वस्थ रहने के लिए किस तरह की जीवन शैली अपनानी चाहिए, इन तमाम पहलुओं पर विस्तार से हम आज चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम अपने विशेषज्ञ अतिथियों का आपसे परिचय करा देते हैं। हमारे ठीक दाहिनी ओर मौजूद हैं डॉक्टर राजेश वर्मा। डॉक्टर राजेश वर्मा जी ओएसए हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन बिहार के। बहुत बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर राजेश वर्मा के ठीक बगल में मौजूद हैं डॉक्टर अदनान इमाम। डॉक्टर अदनान इमाम जनरल फिजिशियन हैं। और डॉक्टर अदनान इमाम के ठीक बगल में मौजूद हैं उज्ज्वल कुमार जी। उज्ज्वल कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत हमारे आज के इस अंक में। तो जैसा कि हमने शुरू में ही बताया कि आज पूरी दुनिया जो है वो मना रही है विश्व स्वास्थ्य दिवस। तो आखिर विश्व स्वास्थ्य दिवस की शुरुआत कैसे हुई और क्यों हुई, क्या ज़रूरत इसकी पड़ी, ये सबसे पहले हम चलते हैं डॉक्टर राजेश वर्मा जी के पास। डॉक्टर राजेश वर्मा जी, आज जो हम विश्व स्वास्थ्य दिवस मना रहे हैं, क्यों आखिर इसकी ज़रूरत पड़ी, क्या इसका इतिहास रहा है, और अगर हम बात करें विश्व स्वास्थ्य संगठन की तो इसके निर्माण में उसकी क्या भूमिका रही है? आज जो विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जा रहा है, इसके पीछे पर्पस ये था, उद्देश्य ये था कि सभी जगह विश्व में अलग अलग बीमारियां, अलग अलग जगह की अलग अलग क्लाइमेट, जिसके कारण से विभिन्न प्रकार की बीमारियां जो परसिस्ट कर रही थी वो सारे देश में अलग अलग प्रकार की थी। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 1948 में इसी दिन 7 अप्रैल को ही हुई थी। उसके बाद विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है उसी को बेस में रखते हुए कि एक प्रारूप, एक तरह से जो प्रॉब्लम है पूरे विश्व का, जो हमारा स्वास्थ्य से रिलेटेड है, किस तरह हम स्वस्थ रहें, सार्वजनिक रूप में हम सभी लोगों को कैसे स्वस्थ रह सकते हैं, किस तरह उनके ऊपर काम करें ताकि हम हमारी मानसिक, हमारे फिजिकल दोनों चीज़ हमारा स्वस्थ रहे। इसके लिए विश्व स्वास्थ्य दिवस 1950 में 7 अप्रैल को ही शुरुआत की गई थी। तो ये स्थापना दिवस भी है WHO का। जी। तो और पूरी दुनिया जो है किस तरह से स्वस्थ रह सके, कैसे मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों का ख्याल रखा जा सके, इसके लिए इसे मनाया जाता है। इस बार का थीम क्या है ये हम जानना चाहेंगे डॉक्टर अदनान से। डॉक्टर अदनान, इस बार की बात करें तो क्या थीम रखा गया है इस साल, जो कि हर साल अलग अलग थीम रखे जाते हैं, तो इस बार का क्या थीम है, थोड़ा विस्तार से बताएं। 2025 इस ईयर की थीम जो रखी गई है वो है हेल्दी बिगिनिंग्स एंड होपफुल फ्यूचर्स। जी। तो ये बहुत ही वर्ड बड़ा ज़बरदस्त है। हेल्दी बिगिनिंग्स एंड होपफुल फ्यूचर से मतलब ये है कि इस बार मैटरनल मतलब माँ के हेल्थ के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में, और फ्यूचर जो एक नवजात शिशु और एक बच्चे के बारे में किया गया है। क्योंकि आजकल बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं, चाहे वो डेवलपिंग कंट्रीज हो चाहे डेवलप्ड कंट्रीज हो, जैसे सर ने बताया WHO तो पूरे वर्ल्ड में कार्यरत है, काम कर रहा है, लेकिन हर कंट्रीज में ना हर तरह के पॉपुलेशन लेवल के लोग हैं, जिसमें कि माँ में देखा जाता है कि कई प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं प्रेगनेंसी के दौरान, या फिर कोई ऐसी चीज़ें जो कि प्रिवेंट की जा सकती हैं, रोकी जा सकती हैं, जिससे माँ की हेल्थ के ऊपर भी खराब असर नहीं पड़े और बच्चे के ऊपर भी खराब असर नहीं पड़े। तो जब माँ स्वस्थ रहेंगी और माँ जब स्वस्थ रहेंगी तो उनके बच्चे भी स्वस्थ रहेंगे, और वो जब बच्चे उसके बाद मतलब आफ्टर डिलीवरी ऑल्सो, जब बच्चों के बारे में हम ख्याल रख रहे हैं, वो भी स्वस्थ रहेंगे, तो हमारा फ्यूचर भी स्वस्थ रहेगा। ठीक है। जैसे अगर आप मान लेकर चले उदाहरण के तौर पे पोलियो, एक टाइम पे पोलियो एक ऐसी बीमारी थी जिससे बहुत बच्चे ग्रसित थे अपने टाइम थे, लेकिन अब वो बिल्कुल आउट, खत्म है पिक्चर से। तो इसका मतलब कि हम कई लोगों को अब दोनों पैर पे खड़े होकर चलते हुए देख रहे हैं। तो इस प्रकार से हमारा मैटरनल हेल्थ, माँ की हेल्थ और बच्चे का हेल्थ, दोनों को ख्याल रखना है। इसी थीम पर इस साल का बात रखा गया है वर्ल्ड हेल्थ डे के ऊपर। चलिए, तो माँ का भी ख्याल रखें और बच्चे का ख्याल भी रखना है, और अगर माँ और बच्चा दोनों स्वस्थ है तो पूरी दुनिया को स्वस्थ होने में, पूरी दुनिया को स्वस्थ बनने में देर नहीं लगेगी। यही इस बार का थीम है, जो विश्व स्वास्थ्य दिवस का थीम रखा गया है इस बार का। उज्ज्वल जी से जानेंगे। उज्ज्वल जी, आप पत्रकार हैं और काफ़ी समय से आप पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं। इस तरह के जो दिवस होते हैं, खासतौर पर जैसे आज विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जा रहा है, तो कितनी महत्ता है इसकी, क्योंकि ग्रामीण स्वास्थ्य पे आपने काफ़ी काम किया है, तो किस तरह से बदलाव, इस तरह के जो दिवस हैं वो कितने कारगर होते हैं बदलाव लाने में? पहले तो दूरदर्शन
बिहार के सभी दर्शकों का विश्व स्वास्थ्य दिवस के मौके पर स्वागत है। और बताऊं कि आज एक समय था जब कोई भी मैसेज किसी बीमारी को लेकर के अखबारों में प्रकाशित होता था तो गांव तक जाने में बड़ा टाइम लगता था। सोशल मीडिया और इंटरनेट की दुनिया ने 5G ने इसको आसान कर दिया है। आज की तारीख में बेंगलोर, हैदराबाद, पुणे, मुंबई जैसे मेट्रो सिटीज़ के डॉक्टर्स भी अपनी बात रख रहे हैं और गांव में बैठा आदमी उसको ध्यान से सुनता है और बहुत सारे प्रिकॉशंस ले रहा है। ऐसे बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो सोशल मीडिया पे आकर के वो प्रोज एंड कॉन्स बता रहे हैं कि ये करना है, ये नहीं करना है। इसका बहुत लाभ मिला है और आज देखें कि हमने बहुत सारी जटिल बीमारियों पर जो काबू पाया है वो उसमें ये जो इंटरनेट की क्रांति है इसका बड़ा योगदान हुआ है। तो जाहिर तौर पर मीडिया का एक बड़ा रोल हो गया है। अभी डॉक्टर साहब बता रहे थे कि पोलियो आज पूरी दुनिया से, पूरे ग्लोब से उन्मूलन इसका हो चुका है। इसमें एक अवेयरनेस का बड़ा रोल रहा है मीडिया का। कहीं भी कोई एक केस मिला तो उसको पूरी दुनिया ने अटेंशन लिया कि इंडिया में, जापान में, चीन में, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में पोलियो का एक केस मिला तो उस पर पूरी दुनिया के डॉक्टर्स रिसर्च करने लगे और देखिए आज उसका हम लोगों ने पूरे तौर पर एलिमिनेट कर दिया है। चलिए, तो प्रचार प्रसार में मीडिया की जो भूमिका होती है वो बहुत ही अहम होती है और इतनी अहम भूमिका है कि पोलियो में आप देख सकते हैं कितनी अहम भूमिका मीडिया की रही। प्रचार प्रसार हुआ, जागरूकता आई और जागरूकता से ही बदलाव संभव है, जागरूकता से ही बचाव संभव है। डॉक्टर राजेश वर्मा जी, जैसा कि अभी डॉक्टर अदनान ने बताया कि भाई इस बार का जो थीम है वो रखा गया है कि भाई हमारा जो भविष्य है वो भी सुरक्षित हो, हमारी जो माताएं हैं वो भी सुरक्षित हो, यानी स्वस्थ शुरुआत और आशाजनक भविष्य। अगर इस बात हम WHO की करें तो ये संगठन किस तरह से काम करता है, चूँकि दर्शकों में ये जागरूकता हो रही होगी कि भाई WHO आखिर काम कैसे करता है, तो अन्य देशों के साथ किस प्रकार से तालमेल बनाता है और इसका मूल उद्देश्य क्या है? जो शुरू में बात की कि क्यों हम लोग स्थापना के दिवस क्यों मनाते या विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाने की ज़रूरत क्या पड़ी, मूल कारण यही है कि अलग अलग देशों में अलग अलग प्रकार का क्लाइमेट है, अलग अलग बीमारियां हैं, अलग अलग तरह के लोग हैं, इन्वायरमेंट अलग अलग है। तो उसको देखते हुए हमको ये ध्यान में रखना है कि वो सभी देशों का लाइजन किस तरह हो, अलग अलग देश में कहाँ पर किस तरह की बीमारियाँ फैल रही हैं। तो इसको हम लोग देखते हुए 6 जगह हमारा WHO का हेडक्वार्टर जिसको बोलते हैं और करीब 150 से ऊपर कंट्री है जहाँ पर कि वहाँ हेडक्वार्टर है जो वहाँ के देश के अंदर काम करती है और वहाँ के जो भी डिजीज़ का डाटा है या जो बीमारियाँ हैं उसके ऊपर पूरा डाटा को कलेक्ट करती है, उसके ऊपर फिर स्ट्रेटजी बनती है। तो इस तरह से हम लोग जो हैं जो 194 जो कंट्री है हमारा, जिस 194 हाँ कंट्री जो है वो विश्व स्वास्थ्य संगठन से जुड़ा हुआ है, जो इनके मेंबर है और सभी प्रकार की बीमारियां जो हैं वो वहाँ डिस्कस होती हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि कहीं पे किसी भी बीमारी का प्रकोप होता है या कहीं किसी कंट्री में कोई मेडिसिन का हुआ तो वो मेडिसिन अगर वो अप्रूव्ड है और एक जो एक्रीडेड है तो उसको हम लोग दूसरे कंट्री में भी उसको इस्तेमाल होता है। कोविड के टाइम में आपने देखा कि जो हमारे भारत में बना वो और सब देशों में दिया गया। तो एक इसी तरह से एक लाइजन कर करके क्या है कि सारे विश्व में सभी लोग स्वस्थ रहें, तो इस पे एक तो जो रिसर्च है उस पे भी नज़र रहती है कहीं ना कहीं, रिसर्च जो रहती है कि जो रिसर्च है उस पे भी नज़र रखी जाए और किस तरह से जो नई नई तरीके हैं उससे इजाद क्या हो रहा है विश्व में उसे पूरी दुनिया तक पहुंचाया जाए, सारे देशों तक पहुंचाया जाए, या कहीं ना कहीं कोशिश होती है WHO की। डॉक्टर अदनान, हम ये जानेंगे कि जैसा अभी बात हुई कि भाई WHO की कोशिश होती है कि हमारा जो विश्व है वो स्वस्थ बन सके, हमारे जो देश हैं बाकी सभी देश वो स्वस्थ हो सकें। तो अगर हम बात करें कि भारत जैसे देशों में, तो भारत जैसे देशों में क्या लगता है आपको कि किस तरह की बीमारी सबसे ज़्यादा खतरनाक है, क्या खतरनाक है यहाँ पर, क्या कैसे अवेयरनेस की ज़रूरत है यहाँ पर, किस बीमारी को लेकर सबसे अधिक? बीइंग अ फिजिशियन जी, मेडिसिन का दरिया बहुत बड़ा है, किताबों में बीमारियों का समंदर है जी, ठीक है, बट कुछ बीमारी ऐसी है जिसमें अभी इंडिया काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। जैसे उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम है डायबिटीज़। और डायबिटीज़ सिर्फ नॉर्मल पब्लिक में ही नहीं, प्रेगनेंसी में भी देखा जाता है। तो प्रेगनेंसी जैसे जो हम अभी बात कर रहे हैं मतलब माँ के और बच्चे के फ्यूचर के बारे में, तो डायबिटीज़ अब एक ऐसी बीमारी है जो कि अब हम जो पहले 40-45 के बाद देखते थे अब वो बच्चों में भी हमको मिल रही है। लाइक
15 साल 16 साल में भी हम लोग वो बीमारियां देख रहे हैं। दूसरा कि मैटरनल जब हेल्थ की बात करते हैं तो डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जो कभी कभी अगर गांव में कोई प्रेग्नेंट है लेडी, कभी अपना शुगर नहीं चेक करवाती हैं, कभी अपना थायराइड वगैरह नहीं चेक करवाती हैं, कभी इस चीज़ के बारे में नहीं सोचती कि भाई कुछ चेकअप भी कराना है या नहीं कराना है। तो एक फॉर एग्जाम्पल एक डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जो कि हर क्षेत्र के हर लोगों को अब अफेक्ट कर रही है, जो कि इंडिया काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है, जो एक लाइफ स्टाइल डिजीज है। सेकंड लाइफ स्टाइल डिजीज जो आजकल हम लोग न्यूज में भी अक्सर देखते हैं वो है हार्ट प्रॉब्लम, सडन कार्डियक अरेस्ट, है ना। अब हमसे हमेशा पेशेंट पूछता है कि सर इनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, आखिर ये कैसे हो गया? ये तो 5 किलोमीटर चलते थे, खाना भी अच्छा खाते थे, सब कुछ अच्छा कर रहे हैं। बट प्रॉब्लम कहाँ पे क्रिएट हो जाती है कि हमारे पास कोई पहले से डेटा नहीं रहता। हम आई डोंट नो, आप कई वीडियो भी इस तरह के वायरल होते रहे कि अचानक से आदमी बोलते बोलते और लेकिन हार्ट डिजीज का शिकार शायद हो ही जाता कोई है। आदमी ऐसा होता है जो पहले अपना चेकअप कराता हो। मैं बुरा मत मानिएगा, शायद आप भी या मैं भी पहले कभी अपना हार्ट चेकअप कराए हैं या नहीं कराए, मुझे भी नहीं पता। जागरूकता की काफी कमी है। तो ये एक बीमारी हो गई। दूसरा इन्फेक्टिव जो बीमारियां होती हैं, जैसे एक टाइम पे मलेरिया थी, हैजा थी, काला आजार, वॉट एवर इट इज, इन्फेक्टिव बीमारियों पे हमारा काफी कंट्रोल हो गया है, क्योंकि हमारे पास एंटीबायोटिक्स, दवाइयाँ ऐसी ऐसी आ गई हैं जो उस चीज़ को कंट्रोल कर सकती हैं। और तीसरा जो एक सेक्टर होता है वो खान पान की वजह से बीमारियां होने से अनीमिया मैटरनल हेल्थ में एक बहुत कॉमन बीमारी है, जिसमें हेमोग्लोबिन काफ़ी कम हो जाता है, स्पेशली महिलाओं की बड़ी तादाद है जो एनीमिया से ग्रसित और लोगों को समझ में नहीं आता कि भाई आयरन कब खाना है, फोलिक एसिड कब खाना है, लोगों को पता ही नहीं। और उसके कारण जब खून कम रहता है तो कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाता है, कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाता है तो माँ की मैटरनल मॉर्बिडिटी जिसको हम लोग बोलते हैं, ऐसे मतलब या तो डिलीवरी के टाइम मौत हो जाना या उसके बाद मौत हो जाना या फिर डिलीवरी के दौरान मौत हो जाना, कई कारण बन सकते हैं इसके। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि एक सेक्टर पॉइंट ऑफ व्यू से लेके चलना होता है और सबको आगे लेके चलना होता है। चलिए, बहुत महत्वपूर्ण बातें आपने बताई कि किस तरह से सबको आगे लेके चलना है, सबको स्वस्थ होना है, तो आपको अपनी जीवन शैली में काफ़ी बदलाव करना पड़ेगा। उज्जवल जी के पास चलते हैं। उज्जवल जी, जैसा कि आपने जिक्र किया कि भाई अभी का जो दौर है सोशल मीडिया का दौर है, आपने जिक्र किया कि चीज़ों को पहुँचते देर नहीं लगती है, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो वीडियोज़ आते हैं, कई बार ऐसा होता है कि हम खुद को डॉक्टर समझ बैठते हैं और लगातार वीडियोज़ देखते हैं, उसमें कई वीडियो ऐसे भी होते हैं जो किसी ऑथेंटिसिटी उसकी नहीं होती है। तो कैसे ये पहचाने, चूँकि मीडिया से आप जुड़े हुए हैं, कैसे पहचाने कि ये वीडियो सत्य है और जो वीडियो फेक वीडियो है जिसमें कई गलत जानकारियां भी हैं, तो कैसे सचेत रहे हमारे दर्शक उनसे? विवेक जी, बहुत ये मौजूद सवाल है। और जैसे जैसे सोशल मीडिया का प्रसार हो रहा है, केवल स्वास्थ्य के सेक्टर में नहीं, बहुत सारी चीज़ें, भ्रामक जानकारियां इतनी बड़ी संख्या में आ रही हैं सोशल मीडिया पे कि आपको तो अलर्ट रहना पड़ेगा, एक फिल्टर लगाना पड़ेगा। हालांकि चेक करने के बहुत सारे कीज़ भी हैं जिनके सहारे कर सकते हैं, और ऐसे सामान्य तौर पर आपको चीज़ें समझ में भी आ जाती है कि कौन ओरिजिनल वीडियो है और कौन सा फेक वीडियो है। मैं अभी हाल ही की एक घटना का जिक्र करना चाहूँगा। लोगों को सतर्क होने के लिए जरूरी है। एक युवक ने YouTube देख करके खुद की सर्जरी कर डाली पथरी की, और वो खतरे में पड़ गया। तो मैं कह रहा हूँ कि ये खतरा कभी मतलब मोल लेने का नहीं है। खुद को डॉक्टर मान ले रहे हैं। हाँ, खुद को डॉक्टर मान लेना कि YouTube से पढ़ देख करके और मैं डॉक्टर बन गया और मैं अपने किसी घाव का या किसी पथरी का, स्टोन का की सर्जरी कर लूंगा, तो ये आप अपने परिवार को भी खतरे में डाल रहे हैं और खुद को खतरे में डाल रहे हैं। और नो डाउट दूसरा पक्ष ये भी है सोशल मीडिया का कि जैसे डॉक्टर सरीन गैस्ट्रो के बड़े अच्छे डॉक्टर हैं और मिलियंस में उनके फॉलोअर हैं, बड़े सिंपल सरल तरीके से वो बताते हैं कि क्या करना है नहीं करना, इतने सरल तरीके से कि गांव का एक साधारण किसान, साधारण इंसान भी उनकी बातों को समझता है। ऐसे बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, गायनोकोलॉजिस्ट के ऐसे बहुत सारे डॉक्टर हैं। तो उनकी बातों को सुन करके, समझ करके आज महिलाएं सतर्क हो रही हैं। जैसा सर ने कहा, एनीमिक बहुत सारी महिलाएं हैं, तो वो धीरे धीरे कि आपके घर के आसपास कौन सा आइटम है जिसको खा करके हम स्वस्थ रह सकते हैं, ये आज सोशल मीडिया, इंटरनेट के जरिए जानना आसान है। यानी जागरूकता बढ़ाने में अहम भूमिका है, लेकिन सचेत भी रहना जरूरी है। कहीं विवेक जी, एक बात और ऐड कर रहा हूं कि आज की तारीख में जैसे पहले था कि मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा तभी मुझे जानकारी मिलेगी, आज इतने सारे सर्च इंजन्स हैं, इतने सारे सर्च इंजन हैं, चैट जीपीटी है, मैं बताता हूं कि मुझे ये परेशानी है, क्या होना चाहिए, तो उस पर बहुत सारे सजेशंस आते हैं और वो फिल्टर्ड होकर के आते हैं। और वो सजेशंस सच में आप मतलब प्रिकॉशन के लेवल पर आपने इस्तेमाल कर लिया तो आप उससे बच भी सकते हैं। चलिए,
डॉक्टर साहब से भी जानेंगे। डॉक्टर राजेश जी, जैसा भी इन्होंने उज्जवल जी ने बताया कि भाई बहुत सारी जानकारियां आ रही हैं लगातार, और एक इन्होंने पत्रकार के नाते बताया किस तरह से सोशल मीडिया का एक बड़ा प्रभाव है। एक डॉक्टर के नाते आप किस तरह से देखते हैं इसको, जो सोशल मीडिया पे जानकारी आती हैं, दवाई की जानकारी आती हैं, कई बार जैसे उन्होंने बताया कि कई तरह की बीमारियों की जानकारी आती है कि भाई ऐसे दवाई करें, ऐसे इलाज करें, इसका कहाँ तक वो प्रिकॉशन बरतने की ज़रूरत है, कहाँ तक जागरूक होने की ज़रूरत है, और किसका उपयोग करें, किसका उपयोग ना करें। सबसे अहम बात है कि ये तो सच्चाई अभी हमको मानना पड़ेगा कि हम सोशल मीडिया के एक दौर में जी रहे हैं। सोशल मीडिया के दौर में है, एक बच्चे के हाथ में भी मोबाइल है और मोबाइल के बिना वो खाना नहीं खा रहा है। तो मानसिक रूप से जो हमारा खान पान था, खेल था, वो धीरे धीरे कम होता चला गया है, जिसके कारण से जो अभी जो बोल रहे थे कि हेल्थ अवेयरनेस का, कि वो भी हम देख लेते हैं। तो नेचुरली है, जो वीडियो बना रहे हैं या जो वीडियो देख रहे हैं, उन्हें नहीं पता है कि वो पर्टिकुलर हेल्थ डिजीज़ या बीमारी के बारे में, जिसके बारे में, या कोई मेडिसिन जिसके बारे में उन्होंने सर्च किया, कि वो कितना ऑथेंटिक है, उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं, या उस बीमारी से, उस दवा के लिए किस किस चीज़ों में वो कंट्राइंडिकेशन है। तो इसीलिए हमेशा जो है, आप एक सुझाव रहेगा अभी आज के दिवस के मौके पे सभी को भी, कि आप जब भी हैं अपने करीबी जो भी डॉक्टर हैं उनसे ज़रूर दिखाएं, और दिखाने के बाद ये सुनिश्चित करें कि भाई ये मेडिसिन हमको लेना है। क्योंकि अगर आप मेडिसिन आप अगर उसके आधार पे ले रहे हैं कि आप कोई व्हाट्सएप पे आ गया या कोई ऐसा डाटा आ गया, तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान जो है वो बहुत ही सीमित है और बहुत ही खतरनाक है, जिससे कि आपको लाइफ पे तो थ्रेट हो ही सकता है। आने वाले दिनों में कई प्रकार की बीमारियां, जो जिस बीमारी के लिए आप ले रहे हैं वो तो ठीक होगा, लेकिन आपकी किडनी डैमेज हो जाएगी, आपका हार्ट डैमेज हो जाएगा। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, साइड इफेक्ट का खतरा काफ़ी बढ़ जाता है, काफ़ी बढ़ जाता है। तो हेल्दी लाइफ जीने के लिए आप जैसे योग है, या आप मॉर्निंग वॉक करते हैं, या अलग अलग तरह प्रकार के एक्सरसाइज करते हैं, खुश रहने के क्या क्या उपाय हैं, अगर इसको सर्च करें तो ज़्यादा बेटर है ना, वो ज़्यादा आपको उपयोगी होगा और आपको स्वस्थ रहने में वो मदद भी करेगा। यानी मानसिक स्वास्थ्य के लिए आप YouTube का उपयोग कर सकते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य को कैसे दुरुस्त रखें, लेकिन जब भी दवाइयों की ज़रूरत हो या दवाई लेने की ज़रूरत हो तो अपने नज़दीकी जो चिकित्सक हैं उनसे ज़रूर संपर्क कर लें। अपने मन से YouTube देखकर या बाकी किसी सोशल मीडिया को देखकर दवा न लें, उसके लिए चिकित्सक से ज़रूर संपर्क करें। तो जिस तरह से अभी बात हो रही थी डॉक्टर साहब की, भाई आपने बताया अदनान जी कि कई तरह की बीमारियां बढ़ गई हैं, खासतौर से लाइफ स्टाइल डिजीज़ जिसे हम कहते हैं वो बढ़ गई हैं। तो हम ये जानेंगे कि किस तरह से जो लाइफ स्टाइल डिजीज़ जिस तरह से बढ़ रही है, तो क्या वैसी चीज़ें हैं, कहाँ पे हमें जागरूक होना है, और कौन सी वैसी गलत फहमियाँ हैं या कौन सा वैसा आलस्य का भाव है जिसके कारण ये बीमारियाँ लगातार बढ़ती जा रही हैं। देखिए, मेरा पर्सनली ये मानना है बीइंग अ डॉक्टर कि दवाइयाँ हमेशा सेकेंड स्टेज होना चाहिए किसी भी बीमारी का। फर्स्ट स्टेज होना चाहिए आपका प्रिवेंशन। आप कोई भी बीमारी ले ले, चाहे आप किसी का पैर टूट गया है ना, उसमें भी उसको प्रिवेंशन रखना है कि भाई हम अगर सही चल रहे हैं रोड पे तो पीछे से आके हमको कोई ठोके नहीं। लेकिन कई बार कई गलतफहमियां भी होती हैं लोगों के अंदर, दैट इज अ रेयर कंडीशन। हम जानते हैं कि हमको शुगर एक्स्ट्रा कंज्यूम करने से हमारे हेल्थ पे बैड इफेक्ट पड़ेगा, बट स्टिल वी आर कंज्यूमिंग। हम ये जानते हैं कि हमको वॉक करना चाहिए, बट स्टिल वी आर स्लीपिंग। हम ये जानते हैं कि हमको अपने लाइफ में क्या चेंज करना होगा जिससे हम ठीक हो सकते हैं। तो हर बीमारी का पहला स्टेप है प्रिवेंशन, उसके बाद आता है उसका क्योर। तो सबसे पहले हर इंसान को, चाहे वो जो भी लाइफ स्टाइल डिजीज है, नाम ही है उसका लाइफ स्टाइल डिजीज, आप अपने लाइफ स्टाइल को चेंज कीजिए, डिजीज ऑटोमेटिकली बाय बाय टाटा गुड बाय हो जाएगी। बट अगर आप अपने लाइफ स्टाइल को चेंज नहीं कीजिएगा और आप सोचिएगा कि भगवान का, अल्लाह का कोई चमत्कार हो जाए, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। लाइफ स्टाइल को चेंज करने में काफी लापरवाह होते हैं लोग। बिल्कुल, सबसे जरूरी चीज, हम अक्सर जब पेशेंट से पूछते हैं, स्पेशली रूरल एरियाज के पेशेंट्स जो रहते हैं कि आपको किसी चीज़ की आदत है, नहीं हमको कोई चीज़ की आदत नहीं है, देन आई स्पेसिफिकली आस्क कि आप खैनी खाते हैं? अरे खैनी कोई आदत थोड़े ही है डॉक्टर साहब। तो पीपल आर नॉट अवेयर, मतलब उनको अवेयरनेस ही नहीं कि भाई सही बात, ये ऐसी भी कोई चीज़ें हैं या परेशानियां हैं। तो कोई भी अगर हैबिट है तो सबसे पहले उसको बंद कीजिए, है ना। कोई भी डॉक्टर ये हैबिट प्रमोट नहीं करता है, और देखिए एक्सेप्शनल हर जगह रहता है। कई लोग बोलते हैं सब थोड़ा सा नशापान से दूरी सबसे जरूरी है बिल्कुल रहने के लिए। सेकंड, डाइट टाइम से खाइए, और कई लोग डाइटिंग में भूखे रह जाते हैं, अपना वजन कम करने के चक्कर में बीमारियों को कम करने इन दिनों ये क्रेज काफी बढ़ा है, खासतौर पे जो युवा हैं उनके अंदर बढ़ा है कि भाई हमें वेट लॉस करना है तो उपवास करना है, फास्टिंग करनी है। सेकंड पॉइंट ये है यहाँ पे कि क्या खा रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है।
कितना खा रहे हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है जी। तो उस पर फोकस करना है कि हम जो खा रहे हैं उसमें किस प्रकार का हम एक बैलेंस डाइट ले रहे हैं। वो कोई भी एक अच्छा डॉक्टर या डाइटिशियन आपको इस बारे में सलाह दे सकता है। डॉक्टर अदनान, तो किस तरह से ये थोड़ा खुल के विस्तार से हमारे दर्शकों को बताया कि जो डाइट चार्ट होना चाहिए वो किस तरह का होना चाहिए? एक छोटा सा बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है जो आपको बहुत ज़्यादा सोचना खोजना कुछ नहीं पड़ेगा। आपके प्लेट का 4 हिस्सा होना चाहिए जी। एक हिस्से में आप 4 भाग में बांट दें। एक हिस्से में आपका कार्ब्स जिसमें रोटी रखिए या चावल रखिए। एक हिस्सा बिल्कुल सलाद का रहना चाहिए। अच्छा। एक हिस्सा आपका रहना चाहिए आपकी सब्जियां जो वेजिटेबल्स हैं, है ना। और एक हिस्सा अगर आप किसी प्रकार का प्रोटीन, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, वेज फॉर्म में हो, नॉन वेज फॉर्म में हो, एक हिस्से में वो रहना चाहिए, है ना। और ये चारों हिस्से आपके बराबर रहना चाहिए। ऐसा नहीं हमारी क्या आदत है, इतना चावल ले लेंगे और इतनी सी सब्जी, इतनी सी दाल लेंगे, उसमें खाना खाने लगते हैं। तो एक्चुअली ये हैबिट नहीं होनी चाहिए। एवरीथिंग शुड बी बैलेंस्ड। आप ले कर देखिए, कोई आपको एक्स्ट्रा डाइटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और टाइम से खाइए। हम अपने खाने को, अपने काम को ज्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं बनिस्बत खाने के। ठीक है, हमारा फ्यूल आप अपने मोटरसाइकिल में डाल दीजिए डीजल, पेट्रोल की जगह, चल पाएगी गाड़ी? भगवान ने, अल्लाह ने हमारा शरीर बनाया है प्रॉपर फ्यूल के तरीके से डाल के चलाने के यानी लिए। हेल्दी डाइट लेने की जरूरत है। हम जो भी डाल देंगे दैट इज नॉट करेक्ट, सो इट शुड बी प्रॉपर। चलिए, तो एक हेल्दी डाइट लेने की जरूरत है, वैसे आहार लेने की जरूरत है जो पूरी तरह से पोषक तत्व मौजूद हों और पोषक तत्वों से लबरेज हो। आपका जो खाना, जो आप खाना खा रहे हो उसमें पर्याप्त पोषक तत्व हो, इसका ध्यान रखना सबसे ज़रूरी है, जैसा कि डॉक्टर अदनान ने अभी बताया। उज्जवल जी, जैसे कि हम बात कर रहे हैं लगातार कि भाई पोषक तत्व की ज़रूरत है, लेकिन अगर हम देखें कि स्वास्थ्य बनाने में, भारत को स्वस्थ बनाने में या फिर स्वास्थ्य सेवाओं की अगर हम बात करें तो चुनौतियां भी कई तरह की हैं। एक पत्रकार के नज़र पे सबसे बड़ी चुनौती क्या लगती है आपको? जैसा कि सर ने कहा और राजेश वर्मा जी ने भी बताया कि हमारा फूड हैबिट आज की तारीख में जो बदला है, हम पोषण के लिए नहीं खा रहे हैं, हम टेस्ट के लिए खा रहे हैं। और ये देखा देखी अब इसमें भी मतलब मीडिया, इंटरनेट प्लेटफॉर्म्स, एडवर्टीजमेंट्स, ये सब का रोल आया है। अब गांव का बच्चा भी बर्गर मांगने लगा है। फास्ट लाइफ में फास्ट फूड का क्रेज कहीं ना कहीं बढ़ता जा रहा है। और कहीं भी वो फास्ट फूड के जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो कहीं भी हमारे हेल्दी लाइफ को सपोर्ट नहीं करता है। तो जाहिर तौर पे ये चुनौती आई है। अब गांव में भी अब देखें तो जो लिट्टी और चोखे की जगह पे अब बर्गर और अन्य तरह के जो फास्ट फूड हैं, वो चाउमीन, पिज्जा, ये घुसते चले गए हैं। छोटे छोटे शहरों में भी ये जो डिलीवरी वाले हैं, फूड डिलीवरी वाले कंपनियां यहाँ पहुंच गई हैं और वहां से ऑर्डर हो रहे हैं चॉकलेट्स, वो अलग अलग तमाम ऐसी चीजें। हालांकि मैं टेस्ट के हिसाब से कोई बुरा नहीं होता, लेकिन एडिक्शन, जैसा सर ने भी कहा कि कुछ नहीं खाते टोबैको लेते हैं, तो उसी तरीके से कुछ नहीं खाते, मुझे तो थोड़ा फास्ट फूड का एडिक्शन हो गया है कि दिन में एक बार चाहिए ही चाहिए। तो इस एडिक्शन से सच में बचने की जरूरत है। और एक बात और कोट करना चाहूंगा विवेक जी, चूंकि मैं मीडिया से हूं, तो आज की तारीख में टेलीपैथी, टेलीमेडिसिन का जमाना है। अब डॉक्टर साहब यहाँ बैठे हैं, डॉक्टर साहब से गांव का आदमी भी जो इनसे रेगुलर पेशेंट है, वो जरूरत नहीं है कि किसी फार्मास्यूटिकल दुकान पे जाकर के दवाई ले। अब वो इनसे डायरेक्ट बात कर सकता है, इनसे वीडियो कॉल करके वो अपना हाल बता सकता है और एग्जैक्ट ट्रीटमेंट हो सकता है। तो ये एक रेवोल्यूशन है। ये आज के 10 साल पहले, 20 साल पहले नहीं था। तो बड़े बड़े एक्सपर्ट्स अपने पेशेंट्स को ये फैसिलिटेट कर रहे हैं कि आपको यहाँ आने की जरूरत नहीं है, आप एक टाइम अपॉइंटमेंट मेरा ले लो और आप इस समय पे आओ, वीडियो कॉन्फ्रेंस। तो एआई और रोबोटिक सर्जरी भी हो गई है। और मैं बताऊं कि अब छोटे छोटे अस्पतालों में, रिमोट एरिया के पीएचसी में, सीएचसी में या और भी ऐसे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में ये फैसिलिटीज है। और पटना के, दिल्ली के, मुंबई के, पुणे के, गुड़गांव के डॉक्टर्स एक खास समय पे आ रहे हैं और गांव के मरीज इस तरीके से ट्रीटमेंट ले रहे हैं। तो ये एक बड़ा रेवोल्यूशन हमारे इंटरनेट, मीडिया और इन तमाम चीज़ों ने भी। चलो, तो समय के साथ एक बड़ा बदलाव भी आया है और कई नई तकनीकें आई हैं चिकित्सा विज्ञान में, और इस तकनीक का भरपूर उपयोग भी हो रहा है। इस तकनीक से दूर बैठे हुए चिकित्सक भी गांव में जो लोग रह रहे हैं उनका इलाज कर सकते हैं, उन्हें परामर्श दे सकते हैं। तो एक बड़ा बदलाव आया है, बड़ी तकनीकी क्रांति कहीं ना कहीं आई है। और तकनीकी क्रांति एआई के थ्रू भी आ रही है। हम डॉक्टर साहब से ये भी जानना चाहेंगे, डॉक्टर साहब, जैसे तकनीकी क्रांति की अभी पर बात हुई है डॉक्टर राजेश जी, तो अगर हम एआई की बात करें तो एआई कैसे परिवर्तन ला रहा है स्वास्थ्य सेवाओं में? क्या इसके सकारात्मक पक्ष हैं और नकारात्मक पक्ष क्या है? संक्षेप में। सकारात्मक पक्ष तो है ही, इसीलिए वो इन्वॉल्व हुआ है जी। कारण ये है कि देखिए, एआई टूल हमारे पास अभी इतना एडवांस ज़्यादा है कि जैसे हम लोग अभी व्हाट्सएप की बात कर रहे थे या चैट जीपीटी की बात करेंगे, तो जो भी हमको उसमें डाटा चाहिए या जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो हमें तुरंत मिलेगी। अभी जो बात हो रही थी कि हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर सेंटर अभी जो रूरल एरिया में हमारा खुल रहा है स्वास्थ्य विभाग का,
उस सभी जगह पे टेलीमेडिसिन की सुविधा दी गई है। वो क्या है कि आप वहीं डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं और रूरल एरिया में जहाँ पे कि ANM सेशंस कर रही हैं, टीकाकरण कर रही हैं बच्चों का, वहाँ जो पेशेंट आ रहे हैं, रोगी आ रहे हैं, वो वहाँ से बात करते हुए वो करते हैं। अभी क्या होता है, कभी कभी ऐसी डिजीजेज भी आ जाते हैं जिनको उनको भी कंसल्ट करना होता है, क्योंकि रूरल प्रैक्टिस में कोई रेयर डिजीज भी है जिसके लिए हमको सुविधा है। तो उस AI टूल के तहत हम लोग जो है, जो भी हमारे कलीग डॉक्टर्स हैं वहाँ बैठ करके वो उसको तुरंत डील भी कर लेते हैं। और वो चूँकि वो उसी विज्ञान में पढ़े हुए हैं, मेडिकल साइंस का ही उनके पास नॉलेज है, तो उसको अच्छे से वो शेयर करके वो ट्रीटमेंट लाइन, जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है उसको बता देते। ये नहीं कि ये दवा ले लो, खा लो, एक सप्ताह देख लेते हैं। तो एग्जैक्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट पे बहुत बड़ा फ़ायदा है अभी। चलो, तो बहुत बड़ा फ़ायदा जो नई तकनीक आई है, खासतौर पे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जो चिकित्सा तकनीक है वो काफ़ी बदली है और कई फ़ायदेमंद प्रयोग उसमें हो रहे हैं। डॉक्टर अदनान, ये बताइए कि जैसे हमने अभी बात की कि भाई यह तकनीक की, लेकिन इससे पहले एक हम कहते हैं क्लाइमेट चेंज, तो क्लाइमेट चेंज भी हो रहा है। तकनीकें तो आ ही रही हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो हमारा पर्यावरण है वो भी लगातार बदलता जा रहा है। तो क्लाइमेट चेंज का हेल्थ पे क्या असर होता है? क्लाइमेट के हिसाब से अगर हम बीमारियों पे जाएंगे तो 2-3 चीज़ बीमारियां होती हैं यूजुअली, जो अक्सर मैं रेयर बीमारियों के बारे में नहीं बात करूंगा। जैसे फॉर एग्जांपल जब बहुत गर्मी का मौसम आता है तो हीट स्ट्रोक, जिसको हम लू लगना बोलते हैं, वो बहुत ही कॉमन हो जाती है। तो जैसे जैसे वो गर्मी का चीज़ें बढ़ेंगी वैसे वैसे ये बीमारियां जो हीट स्ट्रोक हैं बढ़ेंगी। अगर अब मैंने पहले भी वही कहा कि जो भी बीमारियां हैं उसका प्रिवेंशन तो करना होगा। अब हीट स्ट्रोक एक ऐसी बीमारी, उसका भी प्रिवेंशन है, अपने आप को हाइड्रेटेड रखिए, पानी अच्छे से पीजिए, छाँव में काम कीजिए, है ना, अगर बाहर काम करें। तो जैसे हीट स्ट्रोक एक प्रॉब्लम है। अब जैसे अगर बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, बारिश का पानी अगर कहीं पे जम जा रहा है तो उससे मॉस्किटो मतलब मच्छरों से पैदा होने वाली बीमारियां, मलेरिया, डेंगू का प्रकोप काफ़ी बढ़ता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब छोटे शहरों में, गांव तक में डेंगू के प्रकोप, इस पे मैं किसी को भी ब्लेम नहीं कर सकता हूँ, ना मैं घर के लोगों को ब्लेम कर सकता हूँ, ना मैं किसी सरकार को ब्लेम कर सकता हूँ। बट द प्रॉब्लम इसकी, पानी जमा होता है, वो एक बीमारी का घर क्रिएट करता है और वो बीमारियां उस सीजन में बिल्कुल आएंगी। और डेंगू का एक बहुत बड़ा प्रकोप हर साल हम लोग को फेस करना पड़ता है और हर साल हम पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं, जिसमें से कई पेशेंट सीरियस भी हो जाते हैं। तो ये वेदर को तो हम चेंज नहीं कर सकते हैं, बट वेदर से होने वाले प्रॉब्लम्स को हम प्रिवेंट ज़रूर कर सकते हैं। तो हर बीमारी का प्रिवेंशन, जैसे मैंने पहले भी कहा है, तो बीमारी को प्रिवेंट कर सकते हैं, बट वेदर पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। तो क्लाइमेट चेंजेस से जो बीमारियां होती है, स्टिल वी कैन प्रिवेंट इट। अगर नहीं प्रिवेंट हो रही है तो वी शुड ट्रीट इट, हम उसको ट्रीट करेंगे, अदरवाइज वी डोंट हैव एनी ऑप्शन फॉर दिस। चलिए, तो जागरूकता काफ़ी अहम है और आपको जागरूक होने की ज़रूरत है। अगर आप जागरूक हैं तो कई तरह की बीमारियां जो हैं उससे आपका बचाव संभव है। उज्जवल जी, ये हम जानेंगे आपसे कि भाई आप युवा हैं और पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं, आज के इस दिवस में युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? जैसे इस साल का हमारा विश्व स्वास्थ्य दिवस का थीम है होपफुल बिगनिंग्स, हेल्दी बिगनिंग्स होपफुल फ्यूचर्स। तो मैं तो कह रहा हूँ डे टू डे लाइफ में भी इसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। मतलब हेल्दी बिगनिंग्स हम मतलब मॉर्निंग में जब मेरी आंखें खुलती है तो वहाँ से हेल्दी बिगनिंग की स्टार्ट हो। इतना स्टेप हमें वॉक करना है, इतना किलोमीटर। चलिए, तो जो शुरुआत हो वही उस तरह की हो कि आपका पूरी दिनचर्या जो है वो बेहतर हो। डॉक्टर अदनान, संक्षेप में क्या संदेश देना चाहेंगे आज के दिवस के अवसर पर लोगों को, हमारे दर्शकों को? सिर्फ एक ही फाइनल मैसेज बीइंग अ डॉक्टर देना चाहूंगा, गूगल देखे जरूर, AI यूज करे जरूर, बट कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने नजदीकी डॉक्टर, जैसे सर ने बताया, उससे जरूर कंसल्ट कर लें, नहीं तो परेशानियां आपको बहुत ज्यादा बढ़ सकती हैं। चलिए, डॉक्टर राजेश वर्मा, क्या संदेश होगा आज के दिन? खासतौर पे ये काफ़ी अहम होता है क्योंकि WHO से आप जुड़े हुए हैं, तो क्या संदेश देना चाहेंगे दर्शकों को? सभी दर्शकों को मैं ये बताना चाहूँगा कि ये जो थीम है जिसके बारे में अभी बात हो रही थी, ये और माँ और बच्चों के लिए है कि हमारी जो मैटरनल डेथ, मतलब माँ की जो मृत्यु होती थी, उसमें कमी लाई गई है और कमी करने के लिए ये प्रयास किया जा रहा। और बेबी जो है हमारी जन्म लेगी उस समय से उसको स्वस्थ रखा जाए। तो सभी दर्शकों से ये है कि जब माँ गर्भवती हो तो उनका पूरा ख्याल रखा जाए। उसका जो चेकअप होता है, एंटीनेटल चेकअप, वो समय पे हर 3 महीने पे उसका ड्यूरेशन बना हुआ है, उसके आधार पे आप कराएं। जो भी दवाइयाँ उनको प्रेस्क्राइब की जाती है, जैसे खून की कमी की अभी बात हुई, एनीमिया की बात हुई, कैल्शियम की बात हुई, तो वो सारा चीज़ उनको, डाइट की बात हुई, वो सारे चीज़ आप उसी प्रकार से लें। साथ में जो बच्चे हैं
उसको भी आप ध्यान तो रखें और बच्चों तुरंत का ध्यान कंसल्ट रखना और जो माताएं हैं उनका ध्यान रखना काफ़ी अहम है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण चर्चा हुई और आप तीनों ने अपना महत्वपूर्ण समय निकाला, काफ़ी हम जानकारी आप तीनों ने दी। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के सरोकार में बस इतना ही। अगले अंक में हम फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।